और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम ठीक ठाक? तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर के बारे में। यार ये चैप्टर ना बहुत ही वाहियात चैप्टर है। मतलब जब मैं 10th में था ना तो मैंने तो ये चैप्टर ही छोड़ दिया था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई इस चैप्टर को एकदम कहानी के तौर पर सुनाएगा। कहानी समझ के सुन लेना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इस चैप्टर के मामले में झुकने का नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यार इस चैप्टर में हमें रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में पढ़ना है, जो कि यार एक अमेरिकन मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट है और फिलहाल वो रटगर्स यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी के प्रोफेसर है। वो अभी भी जिंदा है और वहां पर केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये चीजें यार बुक में नहीं लिखी है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यार उन्होंने अपने जीवन में ना बहुत कुछ किया और बहुत अवार्ड भी जीते हैं, जैसे कि उन्हें सर्ल स्कॉलर अवार्ड, स्क्रीनिंग क्लोए अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए मिला। और यार मात्र 22 साल की उम्र में एब्राइट अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर एक थ्योरी लिखते हैं जो कि यार बताती है कि सेल कैसे वर्क करती है, हाउ सेल्स वर्क। और ये यार उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। उनकी जो थ्योरी थी यार वो एक आर्टिकल के रूप में प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश भी हुई। और उस समय में यानी कि एक कॉलेज स्टूडेंट की आर्टिकल, एक कॉलेज स्टूडेंट की थ्योरी प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश होना एक बहुत ही बड़ी बात थी। मतलब यार जैसे ये थ्योरी पब्लिश हुई ना तो पूरे साइंस वर्ल्ड में यार तहलका मच गया। ये मानो ऐसा हो गया कि एक नया खिलाड़ी आया और आते से ही पहले बॉल पे छक्का मार दिया। तुम्हारे बुक में इस चीज को दूसरे एग्जांपल से रिलेट किया गया है, लेकिन तुम समझो यार, भाई की फीलिंग समझो। तो यार हमने ये तो जान लिया कि इस चैप्टर में यार हमें रिचर्ड साहब के बारे में पढ़ना है और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, वो सारी चीजें भी हम लोग जान लिया। तो चलो जरा अब इनको बचपन से जानते हैं, इनके बचपन के बारे में पढ़ते हैं। एकदम कहानी के तौर पर सुनना, क्योंकि अब तुम्हारी चैप्टर स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो बस मैंने तुम्हें इंट्रो बताया। तो यार वीडियो को ना पूरे लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं तुम्हें यार मेन पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है? चलो, ये यार माँ बाप के इकलौते बच्चे थे और इनका जन्म यार पेंसिल्वेनिया के रीडिंग के नॉर्थ में हुआ था। यहाँ पर रीडिंग का मतलब पढ़ने वाला रीडिंग मत समझ लेना। ये यार एक सिटी का नाम है जो कि यार पेंसिल्वेनिया में है, और पेंसिल्वेनिया यार एक यूएसए का पार्ट है। तो यार रीडिंग सिटी के नॉर्थ पार्ट में इनका जन्म हुआ। और क्योंकि यार ये माँ बाप के इकलौते बेटे थे तो इनके कोई भी भाई बहन नहीं थे। तो ये यार जो टीम वाले जो गेम होते हैं ना, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल टाइप जो गेम होता है जिसमें टीम लगती है यार, 3-4 बंदे लगते हैं, अकेले नहीं खेल सकते हो, उस टाइप के गेम यार ये नहीं खेल पाते थे। और फुटबॉल और बास्केटबॉल वगैरह यार यूएसए में बहुत ही ज्यादा फेमस होता था, तो वो ये सारे गेम तो अकेले खेल नहीं सकते थे। और यार उस जमाने में उनके पास फोन भी नहीं था कि बस बैठ के गेम खेल ले, कोई फोन गेम, वीडियो गेम वगैरह खेल ले, पबजी वब्जी खेल ले, सबवे सर्फर, टेंपल रन, ऐसा कुछ खेल ले। नहीं मतलब आजकल के बच्चे से खेल लेते हैं, लेकिन उस टाइम में यार उनके पास था नहीं तो वो खेल नहीं पाते थे। तो अब करे क्या, तो वो ना यार चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यार वो रॉक्स को कलेक्ट करते हैं, कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, फॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं, और तितलियां पकड़ते थे, तितलियां को कलेक्ट करने का शौक था उनको। वो यार अक्सर ना किंडरगार्टन में यार जाके बटरफ्लाइज को पकड़ते थे, जैसे कि यार हम भी अपने बचपन में करते थे। मैं तो करता था यार, वो जो बड़ी पूछ वाली तितली नहीं होती है उसको यार पकड़ता था, उसमें पूछ में रस्सी बांध देता था और रस्सी बांध कर उसको उड़ाता था। बहुत ही मजा आता था भाई, और शायद तुमने भी ऐसा किया होगा। तो उसी ढंग से यार वो भी अपने बचपन में तितलियां पकड़ते थे, कुछ पत्थर उठा कर जाते थे, उसको कलेक्ट करते थे, कॉइन्स को कलेक्ट करते थे। और जब वो रात में कभी कभी अकेले होते थे तो आसमान की तरफ देखते थे, तारों को देखते थे यार, ऑब्जर्व करते थे, उनके डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करते थे। और ऐसे ही करते करते यार वो एस्ट्रोनॉमर बन गए। और रात में यार तारे को देखना ना यार मुझे भी पसंद है। मस्त छत पे जाओ, खुली हवा, एकदम ठंडी ठंडी हवा बहती है, लेट जाओ मस्त और ऊपर तारे को देखते रहो। लेकिन यार तारे को देखते देखते मैं कभी एस्ट्रोनॉमर नहीं बना भाई। उनकी बात अलग है और मेरी बात अलग है भाई। वो यार पैदाइशी इंटेलिजेंट थे यार। जब वो यार अपने फर्स्ट क्लास में थे ना तभी से यार उनको चीज़ों को जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी उठती थी। मतलब क्या नए नए चीज़ों को जानने को, एक्सप्लोर करने का बहुत ही मन करता था उनका। और यार दिमाग से तो तेज थे ही। तो रिचर्ड की माँ यार उनको हमेशा इंकरेज करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी कि हाँ बेटा तू जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। वो कहती होगी शाबाश मेरे लाल, तू ही तो एक मेरा जिगर का टुकड़ा है, जियो। मतलब क्या रिचर्ड की माँ ना रिचर्ड को बहुत ही प्यार करती थी और उसको फुल सपोर्ट देती थी कि जो कर रहा है बेटा तू बहुत ही अच्छा कर रहा है, करते रहे बस तू। रिचर्ड को यार ट्रिप पे घुमाने ले जाती थी, रात में वो अच्छे से तारे देख सके यार, इसलिए टेलीस्कोप खरीद के दे दिया। फोटो का बहुत शौक था तो यार कैमरा खरीद के दे दिया, माइक्रोस्कोप खरीद के दे दिया ताकि वो छोटे छोटे चीजों को देख सके। माउंटेन पे चढ़ने का शौक रहा हुआ तो माउंटेन मटेरियल्स ला के दे दिए। मतलब क्या रिचर्ड के लिए जो जो इक्विपमेंट नेसेसरी था ना वो सारे इक्विपमेंट उसको ला के दे देती थी। और सिर्फ इक्विपमेंट ही ला के नहीं देती थी यार, उसको अलग अलग तरीके से भी हेल्प करती रहती थी। जैसे कि यार रिचर्ड की माँ जो है रिचर्ड की जितने भी फ्रेंड्स होते थे उसको यार इनवाइट कर लेती थी घर पे, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सके, उनके साथ खेल कूद सके। नहीं मतलब माँ हो तो ऐसी एक हमारी माँ होती है यार। थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमने क्या निकल गए, आते ही दे चनकड़, कहाँ घूमते रहता दिन भर आवारों की तरह है, आवारागर्दी करते रहता, चल 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 पर। लेकिन यार रिचर्ड की माँ ऐसी नहीं थी, वो यार उसको पूरा सपोर्ट करती थी। रिचर्ड की माँ यार उसको इसलिए इतना ज्यादा प्यार करती थी ना क्योंकि यार रिचर्ड के जो पिता थे वो यार मर चुके थे। रिचर्ड एब्राइट जब यार 3rd स्टैंडर्ड में था, 3री क्लास में था, तभी यार उसके पापा की डेथ हो गई थी। उसके पापा यार मर गए थे और तब से उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ हो गई और उसकी माँ के लिए वो सब कुछ हो गया। यार शाम में जब उसके पास टाइम नहीं होता था ना तब यार वो ज्यादातर वक्त यार अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के बिताता था, उसकी माँ से बातचीत करता था। और उसकी माँ भी यार उसके लिए कुछ कुछ नए नए काम देती रहती थी। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल काम दे दिया कि हाँ बेटा जा एक गिलास पानी लेके आ जा, ऐसा नहीं करती थी। हमारी माँ की तरह नहीं थी वो यार उनको कुछ लर्निंग थिंग्स देती थी, कुछ सिखाती रहती थी। हो सकता है यार कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रही होगी कि हाँ बेटा इसका जवाब बताओ, ये कैसे होता है, या फिर इसके पीछे का रीजन बताओ, साइंटिफिक रीजन बताओ क्या है, ऐसा कुछ कुछ पूछती रहती थी। और उसको यार ये सब चीज सीखने में भी ना बहुत ही मजा आता था।
वो यार पढ़ने में इतना तेज था ना कि अपने क्लास का टॉपर था भाई वो। और जैसा कि यार मैंने तुम्हें बताया कि रिचर्ड यार तितली पकड़ने का शौकीन तो था ही, तो यार वो जब क्लास 2 में था ना तो उसने यार 25 अलग अलग प्रकार की तितलियां पकड़ ली थी। मतलब यार उसको पकड़ के कलेक्ट करके रखे रहता था वो। 25 अलग अलग जाति की तितलियां उसने पकड़ रखी थी। और ये यार आम बात नहीं है। मुझे तो याद है यार, मैं 2-3 तितलियों को देखता था, एक लंबी पूंछ वाली, एक जिसके पंख भरे होते थे, और एक छोटी सी होती थी कीड़े जैसी। मुझे तो इतनी याद है यार। लॉन्डन ने 25 कहाँ से पकड़ लिए? तो यार जो भी उसने 25 तितलियां पकड़ी ना वो तुम्हें यार बुक में मिल जाएंगी, वो तुम पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। ऐसा कोई काम के है नहीं यार। इतनी तितलियां पकड़ने के बाद ना वो धीरे धीरे बोर होने लगा, क्योंकि यार 25 तितलियां वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था और नई तितलियां यार आती नहीं थी। उसका यार इंटरेस्ट ना इस चीज में लूज होने लगा। और तभी यार उसकी माँ एक उसके लिए बुक खरीद के लाती है और उसको देती है पढ़ने के लिए, जिसका नाम था यार द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जिसमें यार बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका की तरफ। और यार इस बुक ने उस बंदे का इंटरेस्ट जो है यार साइंस की तरफ और ज्यादा बढ़ा दिया। उसको यार बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा ये बुक पढ़ने में। फिर यार रिचर्ड उस बुक को पढ़ने लगता है और पूरी बुक खत्म कर लेता है। अंत में लिखा होता है कि अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया है तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है इसमें हमारी हेल्प करिए, ताकि हम इस पर स्टडी कर सके। उसमें लिखा था कि आपको सिंपली ये करना है कि एक बटरफ्लाई को पकड़ना है, उस पर ठप्पा लगाना है, उस पर टैग लगाना है और उसको हमारे पास भेज देना है रिसर्च के लिए, ताकि हम उस पर कुछ रिसर्च कर सकें। और बुक के लास्ट में ये इन्विटेशन देने वाले शख्स का नाम था डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट, जो कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर है, रिसर्च करते हैं। और ये यार कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है ना यार कनाडा में है, ठीक है। तो यार रिचर्ड ए ब्राइट ने इस काम को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर क्या यार, रिचर्ड अपने मिशन में लग जाता है। वो यार मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ता है, उसके विंग्स पे यार, यानी कि उसके जो पंख होते हैं यार, उस पर ठप्पा लगाता है, टैग लगाता है और उसको उड़ा देता है। और जिस किसी को भी वो बटरफ्लाई फिर वापस में मिलती है तो उसको यार बटरफ्लाई को पकड़ के पैक करके, ठीक है, मतलब ये डब्बे में रख के और डॉक्टर फेडरिक को दे देना था। ये सिलसिला यार कुछ दिन तक चला, लेकिन यार एब्राइट के साथ में एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि यार एब्राइट को बटरफ्लाई तो पकड़ना था, उस पर टैग लगाना था और मोहर लगा के उड़ा देना था, लेकिन यार उसको बटरफ्लाई मिलती नहीं थी। क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई थी ना उसके शहर में लास्ट का सिर्फ 6 हफ्ते में ही पाई जाती थी। जो उसकी शहर थी यार, जो रीडिंग नाम का उसका एक सिटी था, उसमें सिर्फ लास्ट के समर में 6 हफ्ते में ही पाया जाता था। तो यार वहां पर इतनी तितलियां पाई नहीं जाती थी, इसलिए यार इसको दिक्कत आने लगी कि यार अब मैं मोहर लगाकर तितलियों को उड़ाऊंगा कैसे। फिर यार इसने लगाया दिमाग। इसका जो साइंटिस्ट दिमाग था ना वो यार काम करने लगा। ये कहा अगर मैं बटरफ्लाई पकड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं उसको पैदा तो कर सकता हूँ और फिर उस पर मोहर लगाकर फिर छोड़ूंगा। तो यार फिर इसने ना एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा, उसको यार अपने बेसमेंट में रख लिया। फिर यार उस फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई ने अंडे दिए, अंडा यार फिर चेंज होकर कैटरपिलर में गया, कैटरपिलर से यार वो प्यूपा में चेंज हो गया और प्यूपा से फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब यार अंडे से वो धीरे धीरे डेवलप होकर बटरफ्लाई में चेंज हो गया। और फिर रिचर्ड ने उस बटरफ्लाई को पकड़ा, उस पर टैग लगाया, उस पर ठप्पा लगाया, मोहर मार के और उड़ा दिया। और सालों तक ये काम चलता रहा। उसका बेसमेंट जो है ना यार थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई से भरा पड़ा था, सब अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज में थे। मतलब क्या बहुत सारे बटरफ्लाई उसके बेसमेंट में थे। लेकिन यार कहते हैं ना कि एक ही काम को करते करते इंसान बोर हो जाता है, तो यार रिचर्ड भी इस काम को करते करते बोर हो गया था और इसका इंटरेस्ट यार इसमें भी लूज होने लगा था। इसका इंटरेस्ट इसलिए भी लूज होने लगा क्योंकि यार सिर्फ 2 बटरफ्लाईज ही ऐसी थी जो यार वापस से पकड़ी गई और फिर डॉक्टर फेडरिक को भेजी गई। और उसमें भी डॉक्टर फेडरिक का ये जवाब था कि तुम्हारी जो तितली है यार वो तुम्हारे घर से, यानी कि जहां से भी तुमने उड़ाया है तुम्हारे बेसमेंट से, सिर्फ 75 माइल्स दूर गई थी और इसीलिए इस पर हम लोग ज्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाए। मतलब यार उसने हजारों बटरफ्लाई पकड़े, उस पर टैग लगाया और फिर उसको उड़ाया और उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाईज डॉक्टर फेडरिक के पास पहुंची। वाह मतलब। और यही कारण था कि एब्राइट बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। उसको लगा यार मैंने इतनी मेहनत की और सिर्फ 2, मतलब समझ लो सिर्फ 2, मैं नहीं कर रहा बक हो यार, मन ही मन ऐसा बोलता है। और फिर एब्राइट 7 क्लास में पहुंचता है। 7 क्लास में पहुंचने के बाद वो काउंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वहां पर यार उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना था। तो यार वो एक फ्रॉग टिश्यू का स्लाइड लेता है, यानी कि मेढक का जो टिश्यू होता है उसका एक स्लाइड लेता है और माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखाता है कि देखो एक फ्रॉग का टिश्यू जो होता है ऐसा होता है। लेकिन यार वो उस कंपटीशन में हार जाता है क्योंकि यार उसने कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, सीधा एक सिंपली सा स्लाइड लेके आया और माइक्रोस्कोप के अंदर में डाल के दिखाने लगा। वो तो यार तुमने भी किया होगा अपने 9th क्लास में, जो तुम्हारा सेल चैप्टर था बायोलॉजी में, आई थिंक चैप्टर 6 था या फिर कुछ था, उसमें तुमने पढ़ा होगा और फिर तुमने माइक्रोस्कोप में देखा होगा। कौन सी बड़ी बात है। तो यार उसने कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, इसलिए वो हार गया। और कहते हैं ना कि ठेस लगने के बाद ही अकल खुलती है। तो यार रिचर्ड के साथ भी वही हुआ। उसे पता लग गया कि एक्चुअली में रियल एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं और उसे करना क्या है। वो ठान लेता है कि जब अगली बार मैं साइंस फेयर में एंट्री लूंगा तो एक रियल एक्सपेरिमेंट के साथ लूंगा। और फिर वो सोचने लगता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ जिससे मैं अगली बार जीत जाऊं। वो यार अभी तक सिर्फ बटरफ्लाई के बारे में ही जानता था, उस पर टैग वगैरह लगाता था और उड़ाता था। मतलब कि यार इंसेक्ट के बारे में उसे सिर्फ नॉलेज थी, जो कि यार वो पिछले कुछ सालों से उस पर काम कर रहा है। तो वो यार डॉक्टर फेडरिक को, जिनका पूरा नाम डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट था, उनको यार वो लेटर लिखता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए, कुछ ऐसा आइडिया दीजिए जिससे मैं नेक्स्ट बार जब पार्टिसिपेट करूँ साइंस फेयर में तो जीत जाऊं। तो यार डॉक्टर साहब का रिप्लाई भी आता है, वो उसको यार सजेशन देते हैं। और फिर एब्राइट अपने स्टडी में बिजी हो जाता है और करते करते वो 8 में पहुंचता है।
और जब वो अगले साल क्लास 8 में पहुंचता है तो वो यार एक डिजीज पर, वायरल डिजीज पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो यार एक ऐसे वायरल डिजीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना जिससे यार मोनार्क की जो कैटरपिलर होती है वो यार मर जाती थी। मोनार्क कैटरपिलर कैसे मर जाती है उस वायरल डिजीज के कांटेक्ट में आने से, उसका वो पता लगाने लगता है भाई। तो वो यार इस चीज के बारे में बुक वगैरह में पढ़ने लगता है और काफी स्टडीज करने के बाद उसे पता लगता है कि मोनार्क कैटरपिलर्स जो हैं वो एक बिटल नाम के वायरल डिजीज के कारण मर जाती है, उसे कांटेक्ट में आते से ही मर जाती है। और फिर वो इसको प्रूव करने के लिए कैटरपिलर्स को ले आता है, ठीक है, और बिटल नाम की जो इंसेक्ट है यार उसके प्रेजेंस में वो रख देता है और देखना चाहता है कि क्या वाकई में मोनार्क बटरफ्लाई की जो कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं इसके कांटेक्ट में आने से। तो यार उसको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो काउंट्री साइंस फेयर में एडमिशन लेता है, उसमें एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद वो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है और कहता है कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे स्टडीज की और मैंने ये किया है। यार रिजल्ट तो नहीं आया था, लेकिन यार उसने मेहनत की थी, इसलिए यार उसको जिता दिया गया, उसको एक प्राइज मिल गया। और फिर अगले साल वो 9th क्लास में पहुंचता है और 9th क्लास में पहुंचने के बाद वो एक थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो ये जानना चाहता था कि आखिर वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क्स बटरफ्लाई को कॉपी क्यों करती है, और इसी प्रोजेक्ट पर यानी कि इसी थ्योरी पर वो काम कर रहा था। लोगों का ऐसा मानना था वाइसरॉयज बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क्स बटरफ्लाइज को इसलिए कॉपी करते हैं ताकि वो बर्ड का फूड बनने से बच सके, क्योंकि यार मोनार्क बटरफ्लाई जो है ना वो बर्ड को खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क को कॉपी करती है, मोनार्क की तरह दिखती है ताकि अगर बर्ड देखेगी तो लगेगा ये मोनार्क है और उसको खाएगी नहीं। तो एब्राइट इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या वाकई में यही रीजन है। वो यार एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता चलता है जो स्टार्लिंग बर्ड जो है ना वो कोई ऑर्डिनरी बर्ड के फूड को नहीं खाती है, मतलब कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो सभी बर्ड से अलग है। वो यार सारे मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ती है और खा जाती है और इससे ये साबित हो जाता है जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क को इसलिए नहीं कॉपी करती है कि वो बर्ड के फूड होने से बच जाए। लेकिन यार एब्राइट अपने रिसर्च में ये भी कहते हैं कि वाइसरॉयज जो है वो मोनार्क्स को कॉपी करती होगी। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं होता हूँ, वो करती होगी, लेकिन ये तो रीजन नहीं है। यार जब तुम भी मोनार्क बटरफ्लाई को और वाइसरॉय बटरफ्लाई को देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन मोनार्क है कौन वाइसरॉय है। बस यार थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि यार तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। मोनार्क बटरफ्लाई का जो शेप है यार वो पूरा धनुष टाइप है, ठीक है, और जो वाइसरॉय है यार वो हल्का सा इसका 2 पंख टाइप लग रहा है। देखो तुम देख सकते हो यार क्या डिफरेंस है इसमें। और फिर एब्राइट जो है ये एक्सपेरिमेंट साइंस फेयर में दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है, तो उनको यार जूलॉजी सेक्शन में फर्स्ट प्राइज मिल जाता है और ओवरऑल साइंस में यार उनको 3rd प्राइज मिलता है। साइंस के भी अलग अलग ब्रांच होते हैं ना यार, जूलॉजी ब्रांच, बायोलॉजी ब्रांच, केमिस्ट्री ब्रांच, टेक्नोलॉजी ब्रांच, फिजिक्स ब्रांच। तो वैसे ही यार जूलॉजी में उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है और ओवरऑल साइंस में यार उनको 3rd प्राइज मिल जाता है जब वो क्लास 9th में थे। और फिर यार वो पहुंच जाते हैं 10th क्लास में बिल्कुल तुम्हारी तरह, और वहां भी वो एक्सपेरिमेंट अपना जारी रखते हैं। वो यार एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पे काम कर रहे थे, उस पर यार वो उसको डिस्कवर कर रहे थे। यार इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो वो सेल के लाइफ पे काम कर रहे थे, उनको पता भी नहीं था लेकिन वो काम कर रहे थे। मतलब 10th में होकर वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यार वो वहाँ के टीचर अच्छे होते हैं। और हमारे टीचर से कह दो सर आज थोड़ा प्रैक्टिकल करवा दो, तो टीचर क्या बोलते हैं, हाँ बेटा प्रैक्टिकल करके क्या करोगे, थ्योरी में सिटवाएंगे क्वेश्चन, इसी को छाप देना, लो मैं पढ़ा देता हूँ थ्योरी। यार कोई जाकर साइंस के टीचर को ये चैप्टर पढ़ाए कि देखो ऐसा होता है, मतलब यार लैब ले जाने के बहाने ढूंढते हैं, इसलिए तो आज हम लोग पीछे हैं, वरना रिचर्ड जैसे नहीं बनते। खैर यार चलो छोड़ो इनकी बातें, पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो रिचर्ड यार 10th क्लास में इंसेक्ट के हार्मोन्स पर काम कर रहे थे। उनके मन में यार सिर्फ एक ही सवाल था, जो मोनार्क तितलियां होती है यार उनके प्यूपा पे ये गोल्डन स्पॉट कलर का ये क्या होता है, ये छोटे छोटे जो गोल्डन स्पॉट जो हैं, छोटे छोटे जो दाग हैं, ये एक्चुअली में है क्या और इनका क्या काम है। अगर हम जैसे इंसानों से पूछा जाए ना कि ये क्या है तो हम तो कहेंगे भाई ये तो डिजाइन है इसका। और वहां के लोगों का भी बिल्कुल यही मानना था कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं, टीनी स्पॉट्स, वो एक्चुअली में अट्रैक्टिव दिखने के लिए है ताकि बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख सके। लेकिन डॉक्टर फेडरिक इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं, वो इस बात से एग्री नहीं होते हैं। तो यार रिचर्ड भी सोचता है कि अगर डॉक्टर फेडरिक इस बात से एग्री नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे, और वो इसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं। उनको आंसर मिलता भी है। रिचर्ड यार अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस तैयार करते हैं जो शो कर सके, जो दिखा सके कि एक्चुअली में जो वो स्पॉट्स हैं वो एक तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं, और वो हार्मोन यार बहुत ही नेसेसरी है एक मोनार्क बटरफ्लाई को पूरा फुल्ली डेवलप होने के लिए। वो जो तुम छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स देख रहे हो, टीनी स्पॉट्स देख रहे हो, वो एक्चुअली में हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन प्यूपा से एक फुल्ली एडल्ट बटरफ्लाई बनने में हेल्प करती है। यार यही होता है एक साइंटिस्ट का दिमाग, कुछ भी हो रहा तो उसके पीछे का रीजन ढूंढने लगते हैं। जियो। और फिर रिचर्ड का ये प्रोजेक्ट जो है ना यार काउंट्री साइंस फेयर में रिचर्ड को 1 नंबर पे ले आती है, यानी कि फर्स्ट प्राइज दिलवा देती है, और वहीं पर इंटरनेशनल साइंस ऑफ इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री दिलवा देती है, और इंटरनेशनल साइंस फेयर ऑफ इंजीनियरिंग में वो जियोलॉजी में 3rd प्राइज जीत जाते हैं। मतलब कि यार काउंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज तो जीता और इंटरनेशनल लेवल पे भी चलेगा, और वहां पर जियोलॉजी में उन्होंने 3rd प्राइज जीता। और उनको यार एंटोमोनोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम करने का मौका मिल गया। पता नहीं इतना बड़ा रिसर्च का नाम कौन रखता है, बुढ़ो बक कहीं का, छोटा नाम रखो यार, पढ़ाने में दिक्कत होता है।
मतलब यार उनको इस रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका मिल जाता है जब वो 10th में ही थे, और जब वो 11th में जाते हैं तो वो अपने फर्दर एडवांस रिसर्च पर, एक्सपेरिमेंट पर काम करते रहते हैं। ठीक है, जो भी उनका एडवांस एक्सपेरिमेंट था मोनार्क वगैरह पे, वो काम चलता रहता है और धीरे धीरे करते करते यार वो इंटरनेशनल लेवल पे भी फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं। जब वो 11th में थे तभी वो इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं और उनको फिर से एक दूसरा चांस मिलता है कि वो समर में जाकर आर्मी लैब में काम कर सकते हैं। मतलब क्या ये बंदा 10th में इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है और 11th में जाकर इंटरनेशनल लेवल में भी फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। होशियार तो है यार, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर यार ये भाई साहब ना सीनियर ईयर में पहुंच जाते हैं, मतलब यार 12th में पहुंच जाते हैं और 12th में पहुंचने के बाद यार ये एक आर्टिफिशियल मोनार्क विंग से सेल को डेवलप करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से यानी कि उसके पंख से एक सेल डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, लैब में डेवलप करते हैं और इसमें यार वो गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हार्मोन लाकर रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाने के बाद वो पूरा का पूरा एक एडल्ट मोनार्क बटरफ्लाई डेवलप कर लेते हैं। मतलब कि यार लैब में आर्टिफिशियली वो मोनार्क के विंग से सेल डेवलप करते हैं, उसमें यार वो हार्मोन डालते हैं, ठीक है, जो वो गोल्डन स्पॉट से आता है और उससे एक नया बटरफ्लाई पैदा कर देते हैं। और उनका ये एक्सपेरिमेंट यार इंटरनेशनल फेयर में उनको जियोलॉजी में फर्स्ट प्राइज दिलवा देता है फिर से, और फिर से उनको चांस मिलता है कि समर में जाकर वो आर्मी लैब में काम कर सकते हैं या फिर यूएसए ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते यार वो 12th पास हो गए और 12th पास होने के बाद यार वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं अपने कॉलेज के लिए। और एब्राइट जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में थे तो वो यार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ लैब में जाते हैं, ठीक है, यूएसए ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब जो है उसमें जाते हैं। उनमें जाने के बाद यार वो गोल्डन स्पॉट्स का जो हार्मोन था ना उस पर यार काम करते हैं, उस पर काम करते हैं। वहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं उसके लैब में यार उस पर रिसर्च वगैरह करते हैं कुछ और करने के बाद वो फाइनली हार्मोन का एक केमिकल स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। किसी भी हार्मोन का यार एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, तो वो यार ये गोल्डन स्पॉट से निकलने वाला जो हार्मोन है ना उसका केमिकल स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। और फिर 1.5 साल बाद जब वो कॉलेज के जूनियर ईयर में थे यानी कि 3rd ईयर में थे तब यार उनको एक न्यू थ्योरी का आइडिया आता है जो कि था यार सेल के लाइफ के बारे में। एक्चुअली में उनको ये आइडिया तब आया था ना जब वो इस टीनी स्पॉट से निकलने वाले हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे में देख रहे थे, एक्सरे का जो फोटो था उनको उसको देख रहे थे, तभी उनको ये आइडिया आया। और जब उनको ये आइडिया आया तब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुए जैसे कि बाकी के लोग एक्साइटेड होता है, यस मैंने तो कर दिखाया, यस मैंने कर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ, वो एकदम शांत स्वभाव से थे। फिर एब्राइट को इस इंसेक्ट के हार्मोन के फोटो से यार उनको एक आइडिया मिल जाता है और उनको पता लग जाता है कि एक्चुअली में डीएनए जो है वो कैसे हमारे ब्लूप्रिंट को रीड कर लेता है, कैसे डीएनए एक सेल के ब्लूप्रिंट को रीड कर लेता है। डीएनए एक्चुअली में यार एक सब्सटेंस है जो कि यार सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म यार होता है डाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। तुमने साइंस में पढ़ा होगा इस चीज को। और डीएनए ही वो चीज है जो हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल करता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें क्या क्या मिला है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कहते नहीं कि यार देख इसकी आंखें तो इसकी माँ की तरह दिखती है, इसकी शक्ल इसके बाप की तरह है। तो आखिरकार वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की तरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि यार वो अपने माँ बाप की हेरिडिटी, उनके प्रॉपर्टीज जो भी है, उनके जो भी लक्षण है यार, ठीक है, वो सारे वो अपने साथ डीएनए में लेके आया है। ये यार एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, कहानी सुनो तुम तो बस। और फिर यार एब्राइट और एब्राइट के कॉलेज रूममेट जो थे यार, जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, वो दोनों ही मिलकर यार पूरी यार ड्राइंग बनाते रहे, डीएनए का पिक्चर बनाते रहे। वो यार प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स को तैयार कर रहे थे, यानी कि मॉलिक्यूल्स का प्लास्टिक एक मॉडल तैयार कर रहे थे ताकि वो दिखा सके कि देखो ऐसा ऐसा होता है। उनकी जो थ्योरी थी ना डीएनए के बारे में, उनको वो प्रूफ करना चाह रहे थे, इसलिए वो बना रहे थे। और फिर वो दोनों ही मिलकर उनकी जो थ्योरी थी यार उसको वो लिखते हैं। और फिर तो तुम्हें पता ही क्या होता है, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि 22 साल की उम्र में वो दोनों लिखते हैं थ्योरीज, फिर पब्लिश हो जाती है और साइंस वर्ल्ड में तो हल्का मच जाता है। ऐसे ही करते करते यार रिचर्ड एब्राइट जो है वो अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं विथ हाईएस्ट ऑनर। उनके पूरे क्लास में यार 1510 बच्चे थे जिसमें से वो 2nd पोजीशन पे आए थे। और इस बात से कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ कि रिचर्ड 2nd आ गया, क्योंकि सबको पता था रिचर्ड पढ़ने में तेज है और ये आ भी सकता है। फिर ये रिचर्ड एक रिसर्चर बनकर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एंट्री ले लेते हैं और वहां पर अपने थ्योरी पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि उनका जो थ्योरी है डीएनए के बारे में वो प्रूफ कर सके। और भाई अगर वो थ्योरी प्रूफ कर देते हैं ना तो वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है उनके लिए। द प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने में ये बहुत ही मदद करती, जो कि यार तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, द प्रोसेस ऑफ लाइफ सेल के बारे में था। और अगर हम लाइफ के प्रोसेस को समझ लेते तो यार बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आ जाते जिससे यार हम अलग अलग बीमारी का इलाज निकाल सकते थे, कैंसर जैसे बीमारी का इलाज निकाल सकते थे और बहुत सारे ऐसे बीमारी का इलाज निकाल सकते थे भाई। और ये सब चीज़ सिर्फ इसलिए पॉसिबल होता ना क्योंकि यार एब्राइट के पास ना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, मतलब कि साइंस के प्रति उनका जो जुनून था ना यार, इसी से ये सब चीज़ साबित होता। वो यार साइंस के ना दीवाने थे। और इस सब की शुरुआत तब होती है जब वो हाई स्कूल में थे, जब वो 9th-10th में थे यार, जब उन्होंने यार वो छोटा सा गोल्डन स्पॉट पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जिसमें पता चला था कि यार इसमें हार्मोन रिलीज करती है ये, तभी से ये सारी चीजें होने लगी। एब्राइट यार सिर्फ साइंस के पीछे पागल नहीं थे, वो यार डिबेट में भी चैंपियन थे, ठीक है, पब्लिक स्पीकर भी थे, उनको यार फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी आती थी, स्पेशली यार वो नेचर के फोटो बहुत ही अच्छे लेते थे और साइंस में तो पागल थे ही, तुम्हें पता ही है। रिचर्ड यार अपने हाई स्कूल में ना बहुत ही सीधे साधे बंदे थे और इधर उधर ज्यादा करते भी नहीं थे, मतलब जैसे बाकी के बच्चे होते हैं ना, स्पॉट में भाग ले लिया, कभी उधर कर लिया, लड़कियां तार रहे हैं, कुछ भी मतलब कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे वो नहीं थे, बहुत ही सीधे साधे बंदे थे और इसीलिए स्टडी करना उनके लिए बहुत ही ईजी था।
वो अपना ज़्यादातर एनर्जी जो है ना वो रिसर्च में लगाते थे, डिबेट कंपटीशन में लगाते थे, और वो डिबेट एंड मॉडल यूनिट ऑफ नेशंस क्लब में पार्टिसिपेट भी कर लेते थे। उनकी यार बहुत ही लोगों से जान पहचान भी हुई, जिसमें से यार उनके एक सोशल स्टडी के टीचर भी थे जिनका नाम था यार रिचर्ड ए वाहिरर। अपने सोशल स्टडी के टीचर से वो ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे। रिचर्ड एब्राइट के टीचर कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और मुझे उसकी ये बात हैरान कर देती है कि वो दिन में तो अपना एक्सपेरिमेंट करता ही करता है, लेकिन वो रात में 3 से 4 घंटे डिबेट कंपटीशन के लिए भी निकाल लेता है, डिबेट रिसर्च के लिए भी निकाल लेता है। क्योंकि ये जो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे ना, वो डिबेट और मॉडल यूनिट ऑफ नेशंस क्लब के दोनों के मेंबर थे, या फिर तुम कह सकते हो कि एडवाइजर थे। आगे उनके टीचर कहते हैं कि रिचर्ड एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, नॉट इन बैड सेंस, बल्कि एक अच्छे सेंस में। कहने का मतलब ये है कि रिचर्ड सिर्फ एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करता था कि उसे प्राइज चाहिए, उसे जीतना है। वो एक सही रीजन के लिए काम करता था, उसको उसमें मजा आता था, इसलिए वो सारे एक्सपेरिमेंट करता था, और वो इतना अच्छा काम करता था इसलिए वो प्राइज जीत जाता था। वो हमेशा बेस्ट बनना चाहता था, और यही कारण है कि एब्राइट आज इतना बड़ा साइंटिस्ट है। अगर तुम्हें भी साइंटिस्ट बनना है तो यार अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखो, और साइंस के पीछे जो क्यूरियोसिटी है ना उसको बढ़ाओ यार। अपने दिमाग को सही चीज सोचने में लगाओ, और एक सही कारण के लिए प्राइज जीतो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि प्राइज जीतने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाओ, कोई भी एक्सपेरिमेंट झूठ मूठ कर दो। अगर तुमको लगता है कि हाँ इसके पीछे कोई कारण है तब करो ना। यार रिचर्ड एब्राइट में ना ये सारी क्वालिटी थी, और ये सारी क्वालिटी उसके अंदर तब आई जब वो बुक पढ़ा था जो उसकी माँ ने उसे दिया था, जिसका नाम था यार द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। उस बुक ने ही यार साइंस के प्रति इसका पूरा दिमाग ही खोल दिया, और तब से लेके आज तक एब्राइट ने कभी भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को अपना लूज नहीं किया। उसका जो साइंस के पीछे इंटरेस्ट है यार उसको कभी भी लूज नहीं किया। हाँ बस यार तुम्हारा ये चैप्टर ना यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते। तो चलो यार इस चैप्टर के ना मैं कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ। देखो जब वो क्लास 2 में था तो यार उसने 25 अलग अलग प्रकार की तितलियां पकड़ ली थी। थर्ड में आया तो थर्ड में आते आते यार उसका पिताश्री छलक बसे। उसके बाद उसने यार 7th में काउंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे यार वो हार गया। फिर यार वो 8 में आया, 8 में आने के बाद यार वो जीत गया। भले यार उसको रिजल्ट तो नहीं आए थे, लेकिन वो फिर भी जीत गया था। वायरल डिजीज पे काम किया था, याद आ रहा होगा तुम्हें। फिर यार 9th में उसने वाइसरॉय बटरफ्लाई पे काम किया, जिसमें यार उसने बताया कि यार वाइसरॉय जो है वो मोनार्क को क्यों कॉपी करती है। एक्चुअली में बताया नहीं था, बस लोगों की मिथ को उसने दूर किया था। 10th में आकर यार उसने उस छोटे से गोल्डन स्पॉट में जो हार्मोन रिलीज होते हैं और उस पर काम किया। उसमें बताया कि ये हार्मोन रिलीज करती है। हाई स्कूल के जूनियर ईयर में यानी कि 11th में यार वो एडवांस एक्सपेरिमेंट करता रहा, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में यार नंबर 1 बन गया। ठीक है, नंबर 1 का प्राइज जीत लिया। हाई स्कूल के सीनियर ईयर में यानी कि 12th में यार वो एक आर्टिफिशियल सेल ग्रो करता है मोनार्क के विंग से, और उसमें हार्मोन देकर यार वो एक पूरा का पूरा तितली को यानी कि मोनार्क तितली को डेवलप कर लेता है। फिर यार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, और फर्स्ट ईयर में यार वो एक्सपेरिमेंट करता है वही गोल्ड स्पॉट पे। ठीक है, वो गोल्ड स्पॉट के हार्मोन पे रिसर्च करता है। थर्ड ईयर में आते आते यार उसको एक नया थ्योरी का आइडिया आता है, जिसमें यार वो डीएनए के बारे में बताता है कि डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। और फिर यार वो अपना ग्रेजुएशन पास कर लेता है 2nd रैंक से। तो बस यार इतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे दिमाग हैंग कर जाएगा। मैं अपना वीडियो यार यहीं पे बंद करता हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना यार, इतनी मेहनत से बनाई है, शेयर जरूर कर देना। और अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, हैं फ्री का यार, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।